आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज़ हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कास्ट एंड क्लास के बारे में कि वो ओवरऑल उसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विलेज, क्लास एंड ऑटोनॉमी। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे विलेज की, विलेज के क्लास की और विलेज ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी से हमारा मतलब है गवर्नेंस, गवर्नमेंट, विलेज में जो गवर्नमेंट होती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंडियन विलेजेस। तो हम इसमें पढ़ेंगे इंडियन विलेजेस के बारे में। तो जैसा कि हमने टॉपिक पहले भी पढ़ा था, रूरल एंड अर्बन इंडिया के बारे में। तो इंडियन विलेजेस रूरल इंडिया का पार्ट है और उसमें हमने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इंडियन विलेजेस में ही रहती है, रूरल एरिया में रहती है। और रूरल एरिया जो है वो एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है नेशन की जीडीपी में, और इसीलिए रूरल इंडिया को बैकबोन ऑफ नेशन भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है ना। तो इसमें लिखा है यहाँ पे कि बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी विद अ प्रीडोमिनेंटली रूरल पॉपुलेशन। तो इंडियन सोसाइटी की जो बेस है वो विलेजेस ही है, क्योंकि शुरुआत में कहीं भी अचानक से शहर नहीं बने थे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी तो तब अचानक से शहर नहीं आए थे, तब गांव से ही शुरुआत हुई थी। तो गांव ही धीरे 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 और एक्सपैंड होकर के और डेवलप होकर के आज के जो मॉडर्न एरा के टाउन सिटीज़ हैं उनमें तब्दील हो गए हैं। ठीक है। और इंडियन विलेजेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। और पहले के टाइम पे बल्कि आज के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो गांव की साइड ही होता है ना। जो आप और मैं अनाज खा रहे हैं वो इंडिया के गांव ही उगाते हैं। ओके, बहुत मेजर। ठीक है, चाहे वो प्लेन्स के गांव हों चाहे वो पहाड़ी एरिया के गांव हों। ओके, यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स पे बिलीव करते हैं, और लोगों के रिलेशंस आपस में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे ही स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। हालांकि यहाँ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ आज भी कास्ट सिस्टम है, इतना ज़्यादा है यहाँ कास्ट सिस्टम जो मॉडर्न टाउन्स एंड सिटीज़ हैं उनके मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है। हालांकि जो मॉडर्नाइजेशन है उसने गांव में भी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और ऑक्यूपेशन के जो बेसिस हैं उनमें बहुत सारा चेंजेस लाया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं गांव में। ओके, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन्स वाले गांव कुछ ऐसे हैं और पहाड़ी एरिया के गांव कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ दोनों ही साइड क्या होती है? खेती होती है। एग्रीकल्चर यहाँ का आज भी मेन ऑक्यूपेशन है, जबकि ऑक्यूपेशन के यहाँ अलग अलग जो बाकी ऑप्शंस है, जैसे कि फिशरीज़ हो गया और एनिमल हस्बेंड्री हो गया, है ना। कई इंडस्ट्रीज़ कहीं कहीं किसी किसी गांव में आसपास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो वहाँ काम कर, मतलब वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रेरियन सोसाइटी हमने पढ़ा था। तो एग्रेरियन सोसाइटी मतलब जो सोसाइटी का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है। जो सोसाइटी एग्रीकल्चर के बेस पे ही चलती है, वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक डिविजन्स की बात जब हम करते हैं तो उसे कहते हैं एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर।
ठीक है। यहाँ पे मेजर क्लासेस जो होती हैं वो होती हैं लैंडलॉर्ड्स, जिनके अपने बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़ी ज़मीनें होती हैं, यानी ज़मींदार। रिच फार्मर्स, ऐसे अमीर किसान जो लोग क्या करते हैं कि मतलब जो लोग खेती तो करते हैं लेकिन काफ़ी अमीर होते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो कि रिच फार्मर से मतलब मिडिल क्लास बोल सकते हो आप, है ना। टेनेंट फार्मर्स मतलब जो किराए के फार्मर्स होते हैं, जो दूसरे के खेत में करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। और रिच फार्मर्स और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होता है उनका अपना ही लैंड होता है, लेकिन रिच के पास ज़्यादा होता है, स्मॉल और मार्जिनल के पास छोटा होता है। अब ये टेनेंट फार्मर्स किसके यहाँ काम करते हैं? लैंडलॉर्ड के यहाँ, ठीक है। वो लोग लैंडलॉर्ड इनको अ, किराए पे एक ज़मीन देते हैं, वहाँ का अनाज लेते हैं, और इनको या तो पहले अनाज ही दिया जाता था, पेमेंट उनकी कोई कॉइन्स में नहीं होती थी, पहले बार्टर सिस्टम में अनाज ही क्या किया जाता था, एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता था, है ना। एग्रीकल्चरल लेबर्स यानी टेनेंट एग्रीकल्चरल लेबर्स वही हुए जैसे टेनेंट फार्मर्स होते हैं, है ना। बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप, इनकम एंड ऑक्यूपेशन। ये जो क्लास स्ट्रक्चर है ये बेसिकली लैंड ओनरशिप कि आपके पास कितनी ज़्यादा ज़मीन है, कितनी कम ज़मीन है, आपकी इनकम कितनी है, और आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, कि आपके पास देखिए आपकी ऑक्यूपेशन टोटली डिपेंड करेगी आपकी लैंड ओनरशिप पे। जो टेनेंट फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे उनके पास एक भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता था। बाकी यहाँ तक आपके पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ज़मीन का टुकड़ा तो होता ही था जिस पे आप खेती कर सकते हो, ठीक है। तो ये चाय के बागान हैं, ये असम में जैसे चाय की खेती होती है, एंड ये नॉर्मल खेती कोई भी जो किसान करते हैं, ठीक है। ये अब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी हो सकते हैं, और टेनेंट फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स भी हो सकते हैं। वैसे अगर आप एग्रीकल्चरल लेबर्स की बात करेंगे तो ऐसे हो सकते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक ही खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं विलेज ऑटोनॉमी की। विलेज ऑटोनॉमी का मतलब गवर्नेंस, गवर्नमेंट कैसी होती है। तो ट्रेडिशनल विलेजेस जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, वहाँ अपने आप लोकल गवर्नेंस के लिए पंचायत होती हैं, जहाँ पे हेड जो होते हैं वो 5 जो सबसे वरिष्ठ जो गांव के लोग होते हैं, 5 सबसे वरिष्ठ वो लोग क्या होते हैं, पंच बोला जाता है उनको, एंड वो हेड होते हैं पंचायत के। एंड वहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है कौन लेते हैं, वो पंच लेते हैं विलेज से रिलेटेड, ठीक है। और इकोनॉमिक और सोशल नीड्स को इंडिपेंडेंटली ही पूरा किया जाता है, पे डिपेंड नहीं रहते हैं। यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, मॉडर्न डेवलपमेंट हैज़ रिड्यूस कंप्लीट विलेज ऑटोनॉमी। यानी अब जो विलेज में डेवलपमेंट हो चुके हैं इस वजह से विलेजेस अपने आप में ऑटोनॉमस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर की एंटिटीज़ गांव में आ चुकी हैं, और आपको पता ही है गांव में लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, तो लोगों को पता नहीं होता कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो भी खास करके नई चीज़ों पे, इंडस्ट्रियल चीज़ों से रिलेटेड। तो जब बाहर की इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप होंगी, डेवलपमेंट होगा, तो वो लोगों को ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा कि वहाँ हो क्या रहा है। तो जैसा कि आप ये वाली इमेज पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग एक एक पेड़ के नीचे या एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, तो दिस इज़ पंचायत। ओके, सो दिस इज़ हाउ जो गांव के मैक्सिमम डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ जजमानी सिस्टम। कईयों ने जजमानी सिस्टम के बारे में अपने 12th में भी पढ़ा होगा, आर्ट्स जिनके पास आर्ट्स रही होगी, किसी ने 10th में भी पढ़ा होगा। ओके, तो जजमानी सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जजमानी सिस्टम होता क्या है। तो जजमानी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें अपर क्लास के लोग, जिन्हें जजमान कहा जाता था, वो लोअर क्लास के लोगों से सर्विसेज लेते थे, ठीक है। लोअर क्लास के ग्रुप्स को कहा जाता था कामीन्स, ठीक है, और अपर क्लास के लोगों को कहा जाता था जजमान।
तो इसमें जो अपर क्लास के लोग होते थे वो लोअर क्लास के लोगों से क्या लेते थे, सर्विसेज लेते थे, ठीक है। और ये हेरिडिटी ऑक्यूपेशंस पे बेस था, मतलब कि हायरार्कियल ऑक्यूपेशंस रहती थी कि जैसे कोई बाल काटने वाला नाई है तो उसका बच्चा भी बाल काटने वाला नाई होगा, तो जो भी अपर क्लास है वो बस उन्हीं से ही बाल अपने कटवाएंगे, ठीक है। जैसे फार्मर्स हैं वो आर्टिसंस, बार्बर्स, पे पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ, इनसे क्या लेते थे, सर्विसेज लेते थे, ठीक है। और एक्सचेंज है गुड्स ऑफ सर्विसेज का, तो ग्रेन और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ही पेमेंट की जाती थी, कोई कैश या कोई मनी सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो कैश इकोनॉमी के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, देखिए क्योंकि जब आप कंपनी में लोगों को रखते तो आप उनको दाना पानी तो दे नहीं सकते ना, है ना, तो आप उनको मनी ही देंगे। तो कैश इकोनॉमी के आने की वजह से जो जजमानी सिस्टम है वो डिक्लाइन होने लगा, ओके। जैसे यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये जो लेडी हैं ये इन साधु बाबा को क्या दे रही है, ग्रेन्स दे रही हैं। ये जो पुरुष, ये जो बूढ़े से अंकल हैं, ये इनके क्या कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं। तो ये गुड, ये सर्विसेज हैं, ये गुड्स हैं, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा, और आगे की वीडियोस में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।